नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों तीन तीन चार दिन की छुट्टी थी। छुट्टी नहीं थी, मैं चला गया था काम से। 3-4 दिन का, 2-3 दिन था, एक संडे को अगर जो निकाल दे 2 दिन था शायद। ठीक है, तो अभी मैं रिटर्न आज आ गया हूँ और हिस्ट्री में आज हम करेंगे 5वें दिन की क्लास जीके एंड जीएस में। जीके एंड जीएस में पार्ट है आपका हिस्ट्री। जीके एंड जीएस में पार्ट है आपका हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी है। इसमें आज हम छठे दिन की क्लास करेंगे और छठे दिन की क्लास में मैं कोशिश करूंगा पूरा जो आपका प्राचीन भारत है इसको कंप्लीट कर लूं। आप कहोगे सर 6 दिन में कैसे कंप्लीट होगा? पॉसिबल नहीं है। रियलिटी यही है कि प्राचीन भारत को पूरी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, ठीक ढंग से पढ़ा जाए तो 20 दिन, 20-22 दिन लग जाते हैं, लेकिन 6 दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि मेरा टारगेट यही है भाई कि आप वही पढ़ो जो आप बीएड परीक्षा में जो आपके आ जाए। बाहर से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्राचीन भारत देखो, हिस्ट्री में 2 जगहों से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपका प्राचीन भारत जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, एक तो आपका प्राचीन भारत, ये ध्यान रखना और देख लेना पेपर होगा। एक तो आपका होगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपका गांधी जेरा, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा स्वतंत्र जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे आपके स्वतंत्रता से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सब चीज हम करेंगे। ठीक, तो मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेकिन उतने नहीं रहेंगे जितना आपका प्राचीन और आधुनिक भारत से रहेगा। ठीक, चलिए, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ठीक, हम बात करेंगे अब हम गुप्ता साम्राज्य के बारे में, गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में। जो भी डायनेस्टी है, जो भी साम्राज्य है, उनसे 3 चीजें आप याद रखना। 3 चीजें में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले उस वंश के संस्थापक कौन थे, कब उस वंश की स्थापना हुई। पहला क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? उस वंश से रिलेटेड कोई प्रतापी राजा थे। प्रतापी राजा क्या होता भाई? अब ये वंश हो गया गुप्ता समाज में, बहुत सारे राजा महाराजा आएंगे वंश में, लेकिन कुछ ऐसे राजा महाराजा होंगे जो प्रतापी होंगे। प्रतापी मतलब उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े होंगे, बहुत सारे विवाह किए होंगे, बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। और अंतिम शासक कौन था, ये आपको पढ़ना है। ठीक, इनके दरबार में कौन कौन थे, ये आपको पढ़ना है। अगर जो किसी इंपॉर्टेंट कोई आ जाता है तो ठीक है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। छठे दिन की क्लास है, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मस्त होके पढ़ेंगे, एकदम दिल जान लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आप सब लोग आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा। जो जो डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन लोगों ने नहीं भरा उन्होंने अप्लाई करने को दे दिया होगा भाई। तो फॉर्म भरने में पीछे मत रहना, जितना जल्दी हो सके भर दे। तो अब हम एंटर करते हैं गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्ताज डायनेस्टी में। गुप्त काल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है भाई, भारत का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है भारत का। किसको? गुप्ताज डायनेस्टी को, गुप्त साम्राज्य को। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा गुप्त साम्राज्य से, इसके संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 से 280 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक, 240 से 280 ईसा पूर्व तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक, गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रयाग के निकट कौशाम्बी था, वहां पर गुप्ताज डायनेस्टी का उदय हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त डायनेस्टी का उदय हुआ था। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच। घटोत्कच उत्तराधिकारी हुआ था गुप्त साम्राज्य का। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब ये यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब देखो, क्या मैंने बोला कि भाई वंश के संस्थापक को पढ़ना है। आपने संस्थापक पढ़ लिया, स्वर्णिम काल माना जाता है, संस्थापक पढ़ लिया। उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में होता है। उत्तराधिकारी घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम। अब आपका प्रतापी शासक क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। ठीक, अब यहां पे हमको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए आइए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, ये प्रथम अलग है। ठीक, सबसे पहला लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम का किससे विवाह हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, इनका विवाह हुआ था। गुप्त वंश के एक प्रथम महान सम्राट थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, गुप्त वंश के
गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट में आने जाते हैं। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट माने जाते हैं, प्रथम महान सम्राट माने जाते हैं कौन? आपके चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, याद रखिएगा। अगर जो मैं बात करूं इनका, इन्होंने एक संवत चलाया था, गुप्त संवत। गुप्त संवत इन्होंने चलाया था 320 ईसा पूर्व में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इनके पुत्र का नाम हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समुद्रगुप्त को। ठीक, समुद्रगुप्त को आपने सुना होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की प्रथम महत्वपूर्ण शासक, ये भी हो गया। 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा महाराजा की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजा की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बस इतना ही आपको याद रखना। महाराजा अधिकार या महाराजा भी बोला जाता है, इसकी उपाधि धारण की थी। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से, इतना याद रखना है। अब हम आते हैं समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने एक सिक्का चलाया था और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने एक सिक्का चलाया था और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अश्वमेधकर्ता की उपाधि, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिकार की उपाधि धारण की थी या महाराजा की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। क्या? अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। ठीक, भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? वीएस स्मिथ ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार याद रखिएगा, कहीं अगर जो पूछ ले तो वीएस स्मिथ एक दो बार पढ़े रहोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, है, घर करेगा। हाँ, चलिए, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, वीएस स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। हरिशेर इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने एक रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति लेख के लिए हरिशेर यहाँ पे फेमस है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिशेर। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। हरिशेर ने एक रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति, इसके लिए यहाँ पे फेमस है, इसके लिए यहाँ पे फेमस है। ठीक, चलिए, तो चलिए यहाँ पे बात करें इनके पुत्र कौन कौन हुए। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, एक तो आपके रामगुप्त हुए। रामगुप्त का नाम यहाँ पे ज्यादा नहीं आता है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता तो इसलिए पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे बात करें समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार रिकैप कर लेते हैं। इनके दरबारी कवि कौन थे समुद्रगुप्त के? हरिशेर। हरिशेर की रचना कौन थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने? आपका अश्वमेधकर्ता। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? वीएस स्मिथ ने। ठीक, इनके पुत्र कौन थे? रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। इतना आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड याद करना है। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चले आगे चलिए। समुद्रगुप्त को विष्णु का उपासक भी माना जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के बारे में नहीं इतना आता है तो नहीं पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें, चीनी यात्री फाहियान के बारे में नाम सुना होगा। फाहियान भारत कब आया? फाहियान भारत कब आया, ये आपसे कोई पूछे तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आया, चीनी यात्री। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। घर कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं जो आपके बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का भी चलाया था, याद रखिएगा, चांदी का सिक्का भी चलाया था। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे बात करें उत्तराधिकारी के कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त प्रथम के बारे में अगर जो पढ़े तो साहित्य व कला का स्वर्णकाल
शासनकाल माना जाता है कुमारगुप्त के शासनकाल को। ठीक, अगर जो बात करें शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के को भी चलाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम आते हैं कुमारगुप्त पे। कुमारगुप्त की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। ठीक, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अस्कंदगुप्त। ठीक है, बस इतना ही कुमारगुप्त से रिलेटेड याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने थी, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अस्कंदगुप्त। ठीक, अस्कंदगुप्त ने, यहाँ पे याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या बोला जाता है, एक और चीज यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन इसको और क्या बोला जाता, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी बोला जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किसने किया, कई बार इसको जलाया गया, लेकिन कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, जलाया गया, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का जनरल था, इसने इसको नष्ट कर दिया था, जला दिया था, खत्म कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी का जनरल था। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी बोला जाता है। स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक, इतना याद रखोगे ना। अस्कंदगुप्त की बात करें, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा अस्कंदगुप्त था। अस्कंदगुप्त, अब जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसके बाद सुदर्शन झील का निर्माण हुआ भाई, धीरे धीरे टाइम के साथ वो टूटता फूटता खराब होता जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता कि जो सुदर्शन झील था उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो अस्कंदगुप्त ने। तो अस्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। ठीक, ये स्थित कहाँ पे है, ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। तो अस्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो गिरनार पर्वत पर स्थित है, इसके पुनरुद्धार करने का रिकंस्ट्रक्ट या फिर अच्छा करने का कार्य करवाया, साफ सफाई या फिर डेकोरेट करने का काम करवाया। ठीक, तो किसने, अस्कंदगुप्त ने। अस्कंदगुप्त से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने हूणों के आक्रमण को विफल किया था। तो हूणों के आक्रमण को विफल करने का काम किसने किया था, अस्कंदगुप्त ने, याद रखिएगा। ठीक, अब गुप्त वंश की बात करें, यहाँ पे श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विष्णुगुप्त। अंतिम प्रतापी शासक गुप्त वंश का था अस्कंदगुप्त, अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक, चलिए अब आइए गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आपका गुप्त वंश खत्म हो जाएगा। ठीक, तो गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले संस्कृत भाषा के विद्वान कौन थे, कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं आप मुझे बता सकते हो, कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, हम बात कर रहे थे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय वही जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता था। इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी भी रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, तो विद्वान में 12 मिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और कालिदास रहते थे। ठीक, कालिदास रहते थे। कालिदास की रचनाएं मैंने बात की तो अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कुमार संभवम भी कालिदास की रचना है। इसके अलावा मेघदूत भी कालिदास की रचना है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो लेखक, ये जो चीजें मैंने बताई, कालिदास ये कौन थे, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आयुर्वेदाचार्य कौन थे, धन्वंतरी, ये भी याद रखिएगा, ये आयुर्वेदाचार्य थे, ये प्रसिद्ध कवि थे। विद्वान कौन कौन से थे, विद्वान में 12 मिहिर आ जाते हैं, धन्वंतरी आ जाते हैं, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और कालिदास। ठीक, चलिए अगर जो बात करें आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, तो आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम को किसने लिखा था, ये लिखा था आर्यभट्ट ने। किसने लिखा था, आर्यभट्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, और आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा,
सर्वप्रथम पहले बताया था कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बताने का कार्य किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही किया था और इनके प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम। बारहमीर कौन थे? बारहमीर के बारे में हमने बात की, तो बारहमीर एक खगोल शास्त्री थे, ये भी याद रखिएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र थी। पंचतंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होगी, विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की थी। ठीक। कालिदास के बारे में बात करें, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। सबसे पहले ऋतु संहार। ऋतु संहार किसकी रचना? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना? कालिदास की। कुमार संभवन कालिदास की रचना है। रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये आपकी कालिदास की रचना है। इसके अलावा वाणभट्ट की रचना की बात करें, हर्षचरितम और कादम्बरी। हर्षचरितम और कादम्बरी ये आपके वाणभट्ट की रचना है। विशाख दत्त की एक रचना जो बार बार पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की एक जो रचना है जो बार बार पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस। इसके अलावा ये आपके टोटल इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसका आप मैं फिर से बताता हूँ, ये जो मैंने अभी पढ़ा है आपको लास्ट में, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में इससे सामना करने को मिलेगा। ठीक है, मैं रिकैप रिवीजन क्या करूं, अब आगे चलते हैं। आप एक बार वीडियो को फिर से देख ला। अब मौर्य उत्तर काल बीत जाता है, उसके बाद कौन कौन से विदेशी आक्रमण होते हैं? पहले हिंद यूनानी आते हैं, शक आते हैं, पल्लव आते हैं, कुषाण होते हैं। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? अगर जो ये पूछे आपसे तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस की बात करें, बैक्ट्रिया के शासक थे, इन्होंने मौर्योत्तर काल के बाद भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था, डेमेट्रियस ने। और मिनांडर की बात तो होती है, मिनांडर की राजधानी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि मिनांडर की राजधानी क्या थी? साकल। साकल थी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, ग्रहों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संवत सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन भारत को बताए, किसने बताए थे? यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत में आए, यूनानी जब भारत में आए तो उन्होंने संवत के बारे में बताया, कला सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसको कैसे विभाजित किया जाता है, इसके बारे में भारत को बताने का काम किया यूनानियों ने। मिनांडर के प्रश्न व नागार्जुन के उत्तर किसने संग्रहित किए? मिलिंद पन्हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संग्रहित किए थे, किसने संग्रहित किए थे? मिलिंद पन्हो ने। मिलिंद पन्हो ने ये संग्रहित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रहेगा। याद रहेगा ना? चले आगे। नागार्जुन की बात हो रही है, नागार्जुन से रिलेटेड याद रखिएगा, नागार्जुन को क्या कहा जाता है? इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन। आइंस्टाइन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है किसको? नागार्जुन को। ठीक, तो नागार्जुन के प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न नागार्जुन के उत्तर को किसमें संग्रहित किए गए? मिलिंद पन्हो में। ठीक, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। हिंद यूनानी शासकों ने। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया के, याद रखिएगा। किसने कहा था शक? ये शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। ठीक, शकों को किसने वह कब पराजित किया? तो शकों को सर्वप्रथम याद देखिए, विक्रमादित्य ने, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो थे, उज्जैन के राजा ने 58 ईसा पूर्व में पराजित किया था। विक्रम संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसके जाता है? विक्रमादित्य को जाता है। किसको जाता है? विक्रमादित्य को जाता है। कुषाण वंश की बात करें, कुषाण वंश के संस्थापक, ये जो मैं अभी करा रहा हूं ना, ये मौर्योत्तर काल के बाद की चीजें हैं। डायरेक्ट जिनके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं वही मैं करा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, वैसे मैं क्या पढ़ाऊँ ज्यादा। तो कुषाण वंश की बात करें, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। कुजुल कडफिसस। शक संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? कनिष्क को। कनिष्क को। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया था। किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक, और भारत सरकार के द्वारा यही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने, शक संवत को प्रारंभ किया था कनिष्क ने। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में कब हुआ? तो याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में किसके शासनकाल में? कनिष्क के। कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? चरक था। चरक इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने। कनिष्क के राजवैद्य थे चरक, याद रखिएगा। कनिष्क के राजकवि कौन थे? राजकवि थे अश्वघोष। अश्वघोष, रचना इनकी थी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष की रचना की बात करें, क्या थी? अश्वघोष की रचना थी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा बात करें आपका, भारत का आइंस्टाइन किसे बोलते हैं? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, माध्यमिक सूत्र।
माध्यमिक सूत्र, ये भी याद रखिएगा। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ से आया था भारत में? चीन से। कहाँ से आया था? चीन से। ये आपका गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन था और साथ में मौर्योत्तर काल के बाद का क्वेश्चन था। ठीक, थोड़ा सा और है यहाँ से, हम इसको देख लें अभी कि अब अगले वीडियो में देखें, बताइए अगले वीडियो में देखें, अगले वीडियो में देखें, ठीक कि देख ले, अभी खत्म करें, आपका प्राचीन भारत खत्म कर ले। चलिए खत्म कर लेते हैं, ये अगले वीडियो में करें, थोड़ा सा है अगले वीडियो में करके हम उसके बाद मध्यकालीन भारत खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगले क्लास में, ठीक है, यानी कि 7 दिन की क्लास में आपका प्राचीन भारत में खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे मध्यकालीन भारत, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका कुछ लेखक कुछ बुकें, मध्यकालीन भारत हम शुरू करेंगे परसों से। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हो सकता है संडे में भी आप क्लास मिले क्योंकि गैप हो गया है 1-2 दिन का। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।